जो हमारे पास फोन है, जैसे मैं जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चाइना का, आप जिस फोन से देख रहे होंगे हो सकता है वो भी चाइना का हो। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम बनाएंगे, हमसे कोई मदद ही नहीं मांग रहा। पिछली वीडियो में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना था और ये जाना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो भी असर हुए थे, नकारात्मक असर, उससे निपटने के लिए किस तरह से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का क्या शुरुआती असर रहा था वो भी जाना था। और ये भी जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो इंडिपेंडेंस हो गई। अब इंडिपेंडेंस के बाद उसका प्रभाव पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पर क्या रहा ये जानेंगे और फिर जानेंगे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का महत्व किस तरह से समय के साथ घटता गया और ट्रेड जो है वो शिफ्ट हो गया ईस्टर्न साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सारे देश जो थे वो यूरोप की कॉलोनी थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 डिकेड के अंदर अंदर बहुत सारे देश जो हैं वो आजाद हो गए, अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश। अब ये आजाद तो हो गए थे लेकिन अभी भी इनकी यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी गरीबी की और संसाधनों की कमी की। तो इन गरीब देशों की मदद कौन करता है इस सब में? तो हमने पहले ही देख चुके हैं जैसे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट्स की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि वो देशों की मदद करे, पर उसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज की मदद करे, इन गरीब देशों की मदद के लिए तो वो बना नहीं था। दूसरा, जापान ने खुद के दम पर खुद को विकसित कर लिया था और वो भी बिना इन इंस्टीट्यूशंस की मदद के। इसलिए बाकी जो कंट्रीज अभी नई नई आजाद हुई थी उन्हें भी लग रहा था कि हम खुद के दम पर कर लेंगे, हमें नहीं जरूरत है इन सब की। तो इसी वजह से ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट को लगा कि भाई यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम बनाएंगे, हमसे कोई मदद ही नहीं मांग रहा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मदद करनी शुरू की इन देशों की जो अभी अभी स्वाधीन हुए थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे। पर अभी भी इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि आईएमएफ या आईबीआरडी को कंट्रोल कौन कर रहा था? वही कंट्रीज कर रही थी जिन्होंने अभी इन बेचारे गरीब देशों को आजाद किया है। तो ये कंट्रीज क्या करती थी, जब मर्जी तब आके उनके जो रिसोर्सेज हैं उन पर अपना हक जताना शुरू कर देती थी, उस अधिकार को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बहुत कम पैसा देकर उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना शुरू कर देती थी। तो गरीब देश बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे थे बेचारे अभी भी। और इन्हीं सब कारणों से जो नए स्वाधीन देश थे, नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि यार हम आजाद हुए हैं तो हमारे संसाधनों पर इनका नियंत्रण क्यों है? तो वो इस तरह से। और दूसरा, इन इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, बड़े बड़े देशों की कंपनीज जो थी, उससे इनको कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, यानी नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाई जाए हमारे लिए। और उसी के तहत उन्होंने G77 ग्रुप एक क्रिएट कर दिया। और इस ग्रुप का उद्देश्य ये था कि ये जो बड़ी बड़े देश जो है हमारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, ये हमारे संसाधनों को फ्री छोड़ें। दूसरा, हमारी जो रॉ मटेरियल की कीमत है वो सही से मिले, हमारी वस्तुओं की सही कीमत मिले हमें, क्योंकि हम अभी अभी डेवलप कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी सी सहायता दी जाए, हमारी वस्तुओं की बाहरी मार्केट में पहुंच रहे। तो इस सब डिमांड के साथ ये G77 ग्रुप का गठन कर लेते हैं। अब सोचिए, ये 77 देशों का समूह बना है तो इससे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा तो मिलना ही है। अब समझते हैं कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट्स जो थे उन्होंने अपने महत्व को क्यों खो दिया, कैसे खो दिया। तो समझते हैं इसको। देखिए, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट्स का स्थापना जो है वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था ताकि जो विनिमय दर है उसको स्थिर रखा जा सके, कीमतें ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें, इसलिए रखा गया था। लेकिन चीजें वैसी नहीं चली जैसा सोचा गया था। अमेरिका खुद फाइनेंशियली कमजोर होने लग गया था, यानी अमेरिका का डॉलर जो था वो गोल्ड के साथ उसका जो रेट फिक्स किया गया था वो फ्लक्चुएट करने लगा, जिसकी वजह से स्थिर विनिमय दर की जगह यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखा गया, यानी परिवर्तनशील विनिमय दर। तो चलिए इन दरों को समझ लेते हैं, ये विनिमय दर क्या है यानी एक्सचेंज रेट क्या है। देखिए, एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से जो मूल्य होता है उसी को विनिमय दर कहते हैं। अब विनिमय दर दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड वाला यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेशियो, दूसरा होता है फ्लोटिंग वाला यानी परिवर्तनशील विनिमय दर। तो फिक्स्ड वाला वो होता है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और कोशिश करती है कि इस रेशियो को बरकरार रखा जाए, यानी इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, जिससे कि देश को, खुद की कंट्री को लाभ हो। दूसरा आता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये डिपेंड करता है मार्केट में आपके मुद्रा की सप्लाई और फिर डिमांड कितनी है, उसके बेस पर उसका प्राइस जो है वो बढ़ता घटता रहता है। तो ये दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। तो अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उसे
स्थिर विनिमय दर हटाकर यानी फिक्स एक्सचेंज रेट हटाकर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इमर्ज यानी लाना पड़ा। अब देखते हैं दूसरा कारण जिसकी वजह से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का महत्व जो है वो कम हो गया, क्योंकि इस बार जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो डेवलपिंग कंट्रीज को तो फेस करनी पड़ी, साथ में इंडस्ट्रियल कंट्रीज को भी फेस करनी पड़ी। समझिए कैसे। जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो पहले इन दोनों से यानी आईएमएफ से और आईबीआरडी से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया करते थे, लेकिन अब उनके ऊपर जो देश थे, बाकी देश थे, वो दबाव डालते थे कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा भर भर के कर्जा लें। अब जब वो देश जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से कर्जा लेंगे तो क्या इनका महत्व रह जाएगा आईएमएफ और आईबीआरडी का? तो यहां से इनका महत्व खत्म हुआ। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे वहां पर भी अब बेरोजगारी बढ़ने लग गई थी। जब बेरोजगारी बढ़ने लग गई तो वो शिफ्ट होने लग गए कहां पर? ईस्टर्न कंट्रीज में, ताकि वहां पर वो सस्ते में काम करवा सके। तो फिर से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का महत्व जो है वो कम हो गया। और आईएमएफ या आईबीआरडी का महत्व कम होने के पीछे एक और कारण था, वो ये था कि चाइना भी अब विदेश मतलब पूरे विश्व का हिस्सा बनने के लिए तैयार था, ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार था। दूसरी चीज, जो सोवियत यूनियन था उसके भी कंट्रीज अलग हो गए थे, तो वो भी ग्लोबल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो बहुत सारे देशों में इस ग्लोबल वर्ल्ड का जो रास्ता था वो खुल गया था। और आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से इफेक्ट ये पड़ा है कि बहुत सारी चीजें हम जो है पूरे विश्व का यूज करते हैं। जैसे जो हमारे पास फोन है, जैसे मैं जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चाइना का, आप जिस फोन से देख रहे होंगे हो सकता है वो भी चाइना का हो। हमारे खिलौने, बैटरी और बहुत कुछ चीजें। तो यहां देखा हमने किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने अपने नए रूप को यानी जो अभी करंट वाला रूप है उसको प्राप्त किया। आपने देखा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या ये दुनिया अभी जैसी है, यानी कि हम पूरे विश्व की बातें करते हैं, पूरे विश्व का सामान यूज करते हैं, क्या ये पहले ऐसी थी? तो इस पूरे चैप्टर के दौरान हमने ये जाना कि वो कौन कौन से प्रोसेस हुए जिसके तहत हमारी दुनिया ऐसी बन गई। तो यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की समरी जानेंगे। उससे पहले हम इस वाले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने शुरू किया था डीकोलोनाइजेशन से यानी इंडिपेंडेंस से। तो जब इंडिपेंडेंस हुए देश तो उस टाइम पर वो बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, जैसे पॉवर्टी हो गया, रिसोर्सेज हो गया। फिर हमने देखा कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक भी उनकी खास मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बने थे किसके लिए? इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए। लेकिन 1950s में उनका अटेंशन शिफ्ट होने लग गया किनकी साइड? इन पुअर कंट्रीज की साइड। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कौन कर रहा था? वही कंट्रीज जिन्होंने अभी तक इनको गुलाम बना कर रखा था। इस वजह से ये कंट्रीज अभी भी इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज किए जा रहे थे, उसका दोहन कर रहे थे, जिससे परेशान होकर इन कंट्रीज ने G77 का गठन किया NIEO कॉन्फ्रेंस के तहत। फिर हमने देखा कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो थे उनका महत्व कम क्यों हो गया? क्योंकि जो उसने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय किया था उसमें फ्लक्चुएशन आने लग गया था, जिसकी वजह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इमर्ज हो गया। और फिर हमने देखा बहुत सारी प्रॉब्लम्स 1970s में डेवलपिंग नेशंस को भी हुए और इंडस्ट्रियल नेशंस को भी हुए, जिसकी वजह से वो शिफ्ट हुए किस साइड? ईस्ट की साइड। और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का महत्व जो है वो गिरने लग गया। और इसी बीच जो सोवियत यूनियन था वो भी टूट गया, उसके भी अलग अलग देश पार्टिसिपेट करना चाहते थे ग्लोबल वर्ल्ड में। चाइना ने भी खुद को ओपन अप कर लिया, जिससे कि ये जो पूरा ट्रेड का पूरा सिस्टम था वो ईस्ट में भी शिफ्ट होने लग गया। तो इस तरह से हमने जाना कि पूरा मिलाकर यानी ग्लोबलाइजेशन किस तरह से शुरू हुआ था, अपने शुरुआती दौर में कैसा था और एंड तक कैसा हो गया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने अपने इस रूप को कैसे प्राप्त किया। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का एक टाइमलाइन जानने की कोशिश करेंगे, यानी डेट वाइज चीजों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।